हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट 2023 के लिए तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, अगर वो अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं और तैयारी कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, कौन-कौन किताबों को पढ़ें, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज वो चर्चा पहुंच चुकी है पाठ्यक्रम के अनुसार इकाई 4 तक, और जिसका शीर्षक है वैचारिक पृष्ठभूमि। यानी कि इससे पहले हम इकाई 1 और 2 और 3 पर बातचीत कर लिए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन तीनों इकाइयों में जो भी टॉपिक्स लगे होंगे उनसे आप परिचित हो गए होंगे, उनसे संबंधित किताबों से भी आप परिचित हो गए होंगे, और जो भी मैंने वीडियोज के लिंक्स डाले थे उनको धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू कर दिए होंगे और खुद का नोट्स भी बनाना शुरू कर दिए होंगे। क्योंकि मेरी यही कोशिश है कि हम किसी भी यूजीसी नेट के फॉर्म का इंतजार नहीं करेंगे, न उसके डेट का इंतजार करेंगे कि कब एग्जाम होगा। हम तैयारी करते रहेंगे, और जैसे ही सब कुछ अपने टाइम टेबल के अनुसार एनटीए फॉर्म निकालेगा, एग्जाम डेट घोषित करेगा, तो तैयारी रहेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हम थोड़ा सा समय लेकर चल रहे हैं, और उम्मीद है कि ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं 2023 को आधार बनाकर आप सभी के लिए ये सब लाभदायक साबित हो रहा होगा। वैचारिक पृष्ठभूमि थोड़ा सा अलग ढंग का ये शीर्षक आपको दिख रहा है, और इसको एक तरीके से पढ़ने के लिए आप कोई खास किताब, चाहे कि कोई ऐसी किताब खरीद लें जिसमें वैचारिक पृष्ठभूमि को पढ़ा जाए, तो मुश्किल है। इसके लिए अलग अलग किताबों को आपको देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि आपने यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए कुछ किताबों को जरूर अपने पास खरीद कर रखिए, जिसमें कि दृष्टि हिंदी साहित्य नामक जो पुस्तक है, इसको आप खरीद सकते हैं। क्योंकि अभी तक नए पैटर्न के आधार पर मैंने जो देखा है कि ये पुस्तक थोड़ा सा पाठ्यक्रम के अनुसार दिया गया है, पूरा कवर करने का प्रयास किया गया है, लेकिन हम इसको अंतिम नहीं मानेंगे। बार बार मैं आप सभी से बताता हूँ कि ये सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है। ये सेकेंडरी सोर्स है, कम समय में आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि परीक्षा में किसी इकाई से अधिक सवाल पूछ लिए जाते हैं, किसी इकाई से कम सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हर इकाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वैचारिक पृष्ठभूमि की हम तैयारी कैसे करें और इस चैनल से आपको कैसे मदद मिल सकती है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि आखिरकार इकाई 4 के अंतर्गत वैचारिक पृष्ठभूमि में हमें पढ़ना क्या है। तो आप देख रहे हैं कि शुरुआत में आपको भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ना है। फिर है हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। तो जो एक तरीके से इसका जो मेन यहाँ पर बिंदु दिख रहा है वो भारतीय नवजागरण है, और इसी के बीच में हमें स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि को भी पढ़ना है। और जितने भी उप टॉपिकों को आपने देखा यहाँ पर, सब में कहीं ना कहीं नवजागरण शब्द जुड़ा हुआ है। यानी कि भारतीय नवजागरण पढ़ेंगे और स्वाधीनता आंदोलन पढ़ेंगे तो आपको हिंदी नवजागरण के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। खड़ी बोली आंदोलन, खासतौर से खड़ी बोली और खड़ी बोली आंदोलन दोनों में अंतर आपको स्पष्ट करके रखना पड़ेगा। जब भी हम खड़ी बोली की बात करते हैं तो उसको हम खींच कर ले जाते हैं अमीर खुसरो तक, लेकिन जब हम आंदोलन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1800 ईस्वी के आसपास में फोर्ट विलियम कॉलेज से शुरू हो जाती है, और यहीं से जो हिंदी उर्दू विवाद शुरू होता है, और उसको भी इसमें हमें पढ़ना होता है। फिर आपको राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण, ठीक है, इन सब का जो भी डिबेट रहा है इनको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का इम्पोर्टेंट रोल रहा है उसको पढ़ना है, और खासतौर से सरस्वती पत्रिका और नागरिक प्रचारणी जो सभा रही है उसका जो रोल रहा है उसको पूरा जोड़कर देखना है। और जैसे ही द्विवेदी युग समाप्त होता है, छायावाद आता है, तो खड़े बोली आंदोलन को लेकर बहुत ज्यादा फिर विचार विमर्श आप देखते हैं अपेक्षाकृत कम होता है। लेकिन 1800 ईस्वी से लेकर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से लेकर तमाम आपको बिंदुओं को ध्यान में रखना है। हिंदी उर्दू विवाद और जितने भी हमने इसमें इस विवाद में शामिल होने वाले लोग हैं
उनको भी। तो खास तौर से सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सांस्थानिक रूप से और व्यक्तिक रूप से जिन लोगों ने खड़ी बोली को हिंदी साहित्य में स्थापित किया, उसको एक माध्यम बनाया जो आगे चलकर हिंदी भाषा के तौर पर प्रचलित हो गई, तो इन सभी के योगदानों को हमें पढ़ना है। तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल, इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र, ठीक है। इसके बाद सदा सुखलाल, इन लोगों को पढ़ना है, इनकी रचनाओं को पढ़ना है। फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य से बनाया गया था उसको ध्यान में रखते हुए फैक्चुअल चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो यहाँ पर पहला टॉपिक दिया गया है, क्या इसके लिए कोई खास पुस्तक मिल सकती है, इसको कैसे पढ़ा जाए? तो क्योंकि ये छोटा खंड है, वैचारिक पृष्ठभूमि, और शुरू में ही हमने कहा कि इसके लिए खास एक किताब को अगर ढूंढेंगे तो दृष्टि जैसे पब्लिकेशंस ही आपको मिलेंगे, या फिर जो भी मार्केट में उपलब्ध पब्लिकेशंस है उनसे काम चला सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप गहराई से जाकर पढ़ना चाहते हैं तो पहला जो पॉइंट है, इसको पढ़ने के लिए आपको इग्नू के नोट्स की सहायता लेनी पड़ सकती है, और जिसका कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो पहले टॉपिक के लिए, और उसके बाद जो टॉपिक दिया है हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, इन तीनों बिंदुओं को पढ़ने के लिए आपको मैंने एक बुक बताई थी, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया है। इस बुक को आप जरूर खरीदिए, क्योंकि पूरे अगर चीजों को ठीक से समझना चाहते हैं तो इसमें बाकायदे डिस्कशन किया गया है, ठीक है। अब नीचे के जो पॉइंट हैं, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, इसके लिए रामविलास शर्मा की आपको बुक मिल जाएगी। आप मैं बताऊंगा कि आप चाहें तो बिना खरीदे भी इसको पढ़ सकते हैं। ये सारी किताबें आपको ऑनलाइन बुक्स वाले सेक्शन में, गूगल का एक बुक सेक्शन होता है जहां से आप जाकर इसको देख सकते हैं। मैं आपको एड्रेस ही बता देता हूं कि कैसे आप खोज सकते हैं। books.google ऐसे करके अगर आप सर्च करेंगे तो जो भी आप किताब खोजना चाहते हैं, बस उस किताब का टॉपिक या फिर राइटर का नाम डालेंगे तो उससे रिलेटेड पूरी आपको जानकारी वहां पर मिल जाएगी। तो ये काम आप कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं किताबों का नाम बता रहा हूं तो कई विद्यार्थियों के मन में एक हलचल पैदा हो रही होगी कि केवल किताबों को ही खरीदा जाए या फिर कुछ पढ़ा भी जाए। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा पढ़ने के लिए आपको किताबों के पास जाना पड़ेगा, वरना मार्केट में बहुत सारी किताबें ऐसी उपलब्ध हैं जिनको कि आप शॉर्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं और परीक्षा को पास भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब घुमाकर अंदर से सवाल पूछा जाता है, और कई विद्यार्थी बार बार कहते रहते हैं कि हमने इतनी किताबों को पढ़ा है, लेकिन उनका दिमाग एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, वो परेशान है कि कोई और मार्केट में ऐसी तो किताब नहीं जिसको कि हम नहीं जान रहे हैं, तो फिर उनके दिमाग में हमेशा हलचल होती रहती है। और मेरी कोशिश रहती है कि आपको उन सभी किताबों से परिचित कराया जाए तो जो कभी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जा सकता है, तो जितने बच्चे यहाँ पर सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं वो तुरंत बता देंगे कि ये बच्चन सिंह का है। या फिर भारतेंदु और हिंदी नवजागरण से रिलेटेड बुक किसने लिखी है, तो रामविलास शर्मा। तो ये सारी चीजों को भी आप जानते रहेंगे, क्योंकि सुनी सुनाई चीजें कई बार बहुत काम में आ जाती हैं। तो ध्यान में रखिए कि अगर आप भारतेंदु और हिंदी नवजागरण से संबंधित अच्छी जानकारी चाहते हैं तो रामविलास शर्मा ने बुक लिखी है, इसको आप देख सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पर एक बार फिर से मैं रामविलास शर्मा की तरफ ही जाऊंगा, और इन्होंने एक और किताब लिखी है जिसका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। तो आप देख रहे हैं कि खास तौर से आप इग्नू के नोट्स को जाकर देख सकते हैं, बच्चन सिंह की द्वारा जो किताब लिखी गई उसको देख सकते हैं, और इन टॉपिक्स के हिसाब से गंभीरता से और पढ़ना चाहते हैं तो इन राइटर्स खासतौर से रामविलास शर्मा की किताबों को देख सकते हैं। अगर आप खरीदने में सक्षम नहीं है तो ये जो मैंने आपको लिंक्स बताया है, books.google, तो जाकर आप वहां से भी इस पुस्तक को देख सकते हैं। बस दिक्कत ये है कि इसमें पूरे पेज नहीं दिए रहते हैं, कुछ कुछ पेज को हटा दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप इंडेक्स जाकर जरूर इसको देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है, और जब इंडेक्स देख लेंगे, भूमिका भी दी रहती है, भूमिका को पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा काम है आपको बताना, और क्योंकि हमसे अलग अलग प्रवृत्ति के बच्चे जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चे हैं जो केवल नोट्स पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे हैं जो केवल मंत्र के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि चाहते हैं कि वास्तविक रूप से वो किताबों को पढ़े। तो हमने सबको ध्यान में रख के यहाँ पर चीजों को बताया है।
आगे एक खास आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं जो कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत को उन्होंने प्रभावित किया है। और वो केवल व्यक्ति के रूप में नहीं रहे बल्कि विचार के रूप में या फिर संस्था के रूप में स्थापित हो गए और उनके दर्शन को हमें पढ़ना पड़ा। तो ये है गांधीवादी दर्शन, अंबेडकरवादी दर्शन, या फिर अंबेडकरवादी यहाँ पर रहना चाहिए था, वादी दर्शन, लोहियावादी दर्शन। तो ये 3 व्यक्तित्वों का नाम है यहाँ पर, और उनके जो भी विचार रहे हैं और उन विचारों पर आधारित पुस्तकें रही हैं, ठीक है, या फिर उनके जो भी सिद्धांत रहे हैं, उन सिद्धांतों का आपको अध्ययन करना है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इनको पढ़ने के लिए कौन सी बुक हम पढ़ें। तो देखिए, इन पर अगर अलग अलग किताब खरीदेंगे तो आपके पास ढेर सारी किताबें ही हो जाएंगी। इसलिए आप इनसे रिलेटेड विकिपीडिया पर भी जाकर देख सकते हैं जो भी जानकारियां हैं मेन कि इनका परिचय परिचय जान लीजिए, जन्म मृत्यु कब हुई, पुस्तक कौन कौन सी लिखी है, और जो भी इनके जीवन में टर्निंग पॉइंट्स वाली घटनाएं हुई हैं उनको ध्यान में रखना है, ठीक है, इनके सिद्धांतों को ध्यान में रखना है। और पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो ज़्यादा सवाल नहीं आता है, इकाई 4 से 5-6 सवाल आते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि कभी-कभी गूगली बॉल देने के लिए किसी भी इकाई को प्रमुखता दे दी जाती है एक्सपर्ट्स द्वारा, तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो हमें परीक्षा के पहले तक पूरा कंप्लीट ही पढ़ के जाना पड़ता है, तो उसी हिसाब से। तो इस पर आधारित मैं किसी बुक का नाम तो नहीं बताऊँगा। आप इसको पढ़ने के लिए विकिपीडिया का सहारा ले सकते हैं, या फिर जो दृष्टि नाम की बुक है, इसको आप देख सकते हैं। आपके पास ये बुक होगी भी, तो इन तीनों दर्शनों को आप देख सकते हैं। चाहें तो आप स्वतंत्र रूप से अलग-अलग किताबों को सर्च करके खोज कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए किसी बुक का नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अ, मुझे लगता है कि अलग-अलग बुक खरीदना आप सभी के लिए बेहतर नहीं होगा। आगे का जो टॉपिक है यहाँ पर, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद। आप देख रहे हैं कि इसमें वादों को आपको पढ़ना है। करीब 4 वाद हैं, तो पहले इनको ध्यान में रखिए कि मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और उत्तराधुनिकतावाद। कई बार पाठ्यक्रम हम नहीं देखते हैं तो अलग-अलग वादों को पढ़ लेते हैं, संरचनावाद, विखंडनवाद, ये सब पढ़ लेते हैं। फिर परेशान होने लगते हैं कि क्वेश्चन उत्तराधुनिकतावाद से आ रहा है, अस्तित्ववाद से आ रहा है, तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो इसको पढ़ने के लिए आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं या फिर कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो वन लाइनर किताबों में भी जो भी तथ्यात्मक जानकारियां होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। लेकिन आप विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो एक बुक मैं आपको बताऊंगा, और ये बुक सभी के पास होनी चाहिए। हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, जो कि अमरनाथ, डॉक्टर अमरनाथ द्वारा लिखी गई है। और ये कोलकाता विश्वविद्यालय के कभी एचओडी हुआ करते थे, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। और इसमें केवल आलोचनात्मक जो परिभाषाएं वही नहीं है, बल्कि आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी उसमें। अस्मितावादी जो विमर्श हैं ये भी मिल जाएंगे, दलित, स्त्री, आदिवासी विमर्श क्या है। तो जो भी पारिभाषिक शब्दावलियां रही हैं कि मार्क्सवाद क्या है, मनोविश्लेषणवाद क्या है, अस्तित्ववाद क्या है, उत्तराधुनिकता क्या है, पूरा आप देखेंगे। उसका मैं कभी इंडेक्सिंग आपको बता दूंगा कि किस तरीके से है, या फिर अगर मैं पहले कोई वीडियो बनाया होगा तो इसका लिंक भी इसमें डाल दूंगा, क्योंकि ये किताब काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके के बिंदुओं को आपको पढ़ना है तो इस किताब को आप खरीद लें तो ज्यादा बेहतर रहेगी, ठीक है। तो ये वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत टॉपिक्स थे। उन टॉपिक्स पर आधारित स्पेशली कौन कौन सी किताबें हो सकती हैं उनके बारे में हमने बताया। और आप किताबों को खरीदने में सक्षम नहीं है तो कहाँ जाकर उनको आप देख सकते हैं। books.google पर जाकर इन किताबों को आप देख सकते हैं, या फिर किताबों का नाम पूरा नहीं है तो राइटर का नाम भी डाल के आप खोज सकते हैं, बाद में पूरा वहां पर रिजल्ट्स आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इकाई 4 को लेकर आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। और इस चैनल से आप अगर जुड़े हैं तो मैंने पहले यानी कि 2021-22 में पढ़ाते हुए तमाम वीडियोज बनाए हुए थे, और उनको पढ़कर बहुत सारे विद्यार्थियों ने सफलता भी पाई है। उन सभी वीडियो लेक्चर के लिंक्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब वैचारिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको हो गई होंगी, और
कैसे शुरुआत करना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ों को धीरे-धीरे आप इकाई 4 तक आते-आते और समझ गए होंगे। बाकी और इकाइयाँ बची हुई हैं, उन पर भी हम इसी तरीके से वीडियो लेक्चर लेकर आएँगे। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आप सभी को ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।